वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो सीरीज थी उसके अंदर काफ़ी अच्छे कंसेप्ट थे और काफ़ी आप लोगों ने जो है उस वीडियो को पसंद किया, काफ़ी सारे जो है मैसेज आए। तो अच्छा लगता है अगर आप लोग जो है अपना पॉजिटिव फीडबैक जो है इस तरीके से देते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। डिलिबरेट सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इसको डिलिबरेटिव बोलते हैं, डिलिबरेट सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, तो ठीक है। तो इस सैम्पलिंग को जो है हम किस नाम से और जानते हैं? क्या स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या पर्पसिव या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो देखिए डिलिबरेटिव सैम्पलिंग हम किसको बोलते हैं? पर्पसिव या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ही एक टाइप है पर्पसिव, और उसी पर्पस को हम दूसरा नाम देते हैं डिलिबरेटिव सैम्पलिंग। ठीक है। देखिए डिलिबरेटिव सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज पर्पसिव सैम्पलिंग, इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस सैम्पलिंग को जो है हम तीन नामों से पुकारते हैं। प्लस है पर्पस, और उसके बाद जो है आपका जजमेंट, और उसके बाद जो है आपका अथॉरिटेटिव। ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं ना APJ अब्दुल कलाम, तो इसको आप याद रख सकते हो APJ। ठीक है। अथॉरिटेटिव, पर्पसिव, ठीक है, और इसी तरीके से जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है। APJ के बाद आप डी भी याद रख सकते हो, प्लस डिलिबरेटिव सैंपलिंग। इसमें क्या होता है? द रिसर्चर इंटेंशनली सेलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया रिलेवेंट टू देयर स्टडी यूजिंग देयर जजमेंट एंड नॉलेज। देखिए यहाँ पर रिसर्चर जो सैंपल को सिलेक्ट करता है ना, वो अपनी नॉलेज और जजमेंट के बेस पर लेता है। यानी उसकी जो स्टडी होती है, और वो ये देखेगा कि उसके स्टडी का जो पार्ट को वो स्टडी करने के लिए सिंपल ले रहा है, तो वो सिंपल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक को देखेगा। यानी देखेगा कि जो सिंपल मैं ले रहा हूं, क्या ये सिंपल जो है मेरे रिसर्च में या मेरी स्टडी के हवाले से जो है मुझे फायदा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। यानी उन सिंपल में कुछ नॉलेज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्टडी को लाभ पहुंचा सके। ठीक है। तो रिसर्चर जो है सारे लोगों का सिंपल नहीं लेगा, बल्कि उन्हीं लोगों का लेगा जिनके अंदर नॉलेज होगी और जो उसके रिसर्च के सब्जेक्ट को फायदा दे सकते हैं। ठीक है। इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ही एक टाइप है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 9। विच इथिकल प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स? ठीक है। कौन सा इथिकल प्रिंसिपल जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको फॉलो करना चाहिए जो ह्यूमन बींग के साथ डील करता है? सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहे हैं कि एक ह्यूमन को रिसर्च में कौन सा इथिकल प्रिंसिपल जो है फॉलो करना चाहिए। देखिए ए में कहा गया कि ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट गिव देयर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट को आपने अपने रिसर्च के अंदर लिया है उनका इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि जितने भी लोगों को आप अपने रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सारी चीजें आप इन्फॉर्म कर दो। अगर वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है राजी होते हैं, आपके रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है। फिर कहना है कि ऑल पार्टिसिपेंट शुड हैव एडुकेट इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सपेरिमेंट इन विच दे आर पार्टिसिपेंट। इसी तरीके से आपका स्टडी का जो भी पार्ट है, मान लीजिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला पार्ट है और जितने भी लोगों को आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उन पार्टिसिपेंट को आप पहले से बता दो कि हम ऐसा ऐसा जो है अपनी स्टडी के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपकी इस बात से वो सहमत है, वो कंसेंट है, वो राजी है, ठीक है, तब आप उनको अपनी रिसर्च के अंदर लो। क्योंकि आपको मालूम है कि जर्मन के अंदर कहा गया था कुछ रिसर्चर ने जो है पार्टिसिपेंट को लिया था, ठीक है, और उनको नहीं बताया था, उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट वो लोग करने लगे थे जिसकी वजह से उन पार्टिसिपेंट की जो है जान चली गई थी। तो ये क्या है? रिसर्च एथिक्स हमें यही बताता है, मॉरल ऑफ द स्टडी यही है कि हमारे रिसर्च का जो भी पार्ट बनेगा, जो भी पार्टिसिपेंट बनेगा, उनको A to Z हमें सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि हमारे रिसर्च के अंदर ये हो रहा है और हम ये करने वाले हैं आपके साथ, या हमें आपसे ये फायदा चाहिए होगा। ठीक है। अगर वो राजी होते तब आप जो है उनको अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हो। ठीक है। तो आपका A and B जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां में कहा गया कि रफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट इज सम टाइम जस्टिफाइबल। कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट का जो है मतलब टफ ट्रीटमेंट जो है सम टाइम क्या होता है, जायज होता है। ये गलत बात है। हमारा जो भी पार्टिसिपेंट हो उनके साथ हमें रफ ट्रीटमेंट जो है नहीं करना है। ठीक है।
और अनविलिंग पार्टिसिपेंट को भी हमें नहीं इंक्लूड करना है भाई, हमें ऐसे पार्टिसिपेंट को लेना है जो हमें हमारे रिसर्च स्टडी के ताल्लुक से हमें कुछ नॉलेज दे सके, हमें उनसे कुछ फायदा हो सके। ठीक है, जैसे अभी मैंने डिलिबरेटिव सैंपलिंग के बारे में बताया कि हम ऐसा ही सैंपल लेंगे जिनसे हमें कुछ फायदा हो। तो ऐसा सैंपल लेने के लिए आप अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी जजमेंट के बेस पे ही आप उन सैंपल का सिलेक्ट करोगे, ऐसे वैसे सैंपल को आप अपने रिसर्च का पार्ट नहीं बनाओगे। चलिए, क्वेश्चन 10, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट इन लाइट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस की रोशनी में बताना, यानी हाइपोथेसिस के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, हाइपोथेसिस को आपको मालूम है ये क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक अजम्पशन बोलते हैं, क्योंकि रिसर्चर जो होता है वो हाइपोथेसिस को हमेशा अज्यूम करके चलता है, यानी जो वो हाइपोथेसिस बनाया है उसकी जब वो टेस्ट करेगा तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, यानी प्रूव्ड अनप्रूव्ड जो है हो सकती है। तो इसमें ए में कहा इट इज अ प्रूव्ड अजम्पशन, तो ये गलत बात है, हाइपोथेसिस कभी भी शुरुआत में प्रूव नहीं होती। आप अजम्पशन तो कर लेते हो, सपोज कर लेते हो, लेकिन लास्ट में जब जाकर आप उसको टेस्ट करोगे तो वो आपकी प्रूव भी हो सकती है, अनप्रूव्ड भी हो सकती है। इस वजह से ये आपका क्या है, गलत है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, आप ऐसी हाइपोथेसिस बनाओ कि वो टेस्ट होने के काबिल हो, कैपेबल हो, यानी उसके अंदर जो है आप पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाकर जो है आप हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट कर सकते हो। तो बी आपका आएगा। इट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट। ठीक है, जाने हुए फैक्ट के साथ आपकी हाइपोथेसिस इनकंसिस्टेंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी हमारी हाइपोथेसिस जो है कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, जो फैक्ट के साथ हमने बनाया है उसके साथ हमारी हाइपोथेसिस जो है कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी मुताबिकत वाली होनी चाहिए। चलिए, इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, हमारी हाइपोथेसिस ऐसी हो कि वेरिएबल के दरमियान, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश्ड होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और हमारी हाइपोथेसिस जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्कोप में लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो एक स्पेसिफिक चीज पर फोकस करे, यानी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर फोकस करे, ना कि वो जनरल क्वेश्चन पर फोकस करे, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है एक स्पेसिफिक चीज की बनाई जाती है और उसी एक चीज को टेस्ट किया जाता है, ना कि हम जनरल क्वेश्चन को या जनरल चीजों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्यूचर अप्लाई टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से सबसे पहले आप ये जान लो कि एक ऐसी रिसर्च है जो आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च के अंदर यूज होती है। तो इंडक्शन जो है वो किसके अंदर आएगा, क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, इट मे इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर अगर यूज होती है तो इंडक्शन एनालिसिस के प्रोसीजर इसके अंदर शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। करी आई स्टडी दैट डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इज व्हाट वाज द केस। देखिए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, जैसे एक मोबाइल का फ्यूचर अगर आपको बताना है, इस मोबाइल के अंदर क्या था, ये क्या है, ये चीज जो है आप डिस्क्राइब करते हो, इंटरप्रेट करते हो। आप इसके अंदर क्यों का जवाब नहीं देते हो, ये चीज क्यों है, ये वाला काम आप यहाँ पे नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि इट कैन नेवर बी नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव कभी नहीं हो सकती, ये गलत है, ये नॉर्मेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम करंटली हुई चीजों को भी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हमारे पास जो चीज होती है उसको एज इट एज जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ही डिस्क्राइब कर देते हैं जैसे कि वो चीज है, उसके अंदर हम कुछ कमी बेशी नहीं करते उस चीज को डिस्क्राइब करने में। इट इज यूज ओनली, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया ओनली, तो इस वजह से ये गलत है, क्योंकि ये दोनों टाइप रिसर्च में यूज होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों के अंदर यूज होती है। और सर्वे रिसर्च जो है, ये सर्वे स्टडीज वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ही एक टाइप्स है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, तो अगर आपको नहीं मालूम है या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जरूर आप अपनी जो है नोट को रिवाइज कीजिए, ये सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, रेशियो स्किल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसके अंदर इंटरवल स्किल के बारे में क्वेश्चन था, यहाँ पर रेशियो स्किल के बारे में। देखिए, स्किल क्या होता है कि जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं, नापते हैं, एक पैमाना जो होता है। तो यहाँ पे कहा गया इट इज अ यूजफुल डिवाइस, पहली बात जो है रेशियो स्किल जो है किसी किस्म की ये डिवाइस है ही नहीं, इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। इट हैज इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टीज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉमिनल स्किल के जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्डिनल के अंदर आएंगे, और ऑर्डिनल और नॉमिनल की सारी प्रॉपर्टी जो है इंटरवल के अंदर आएगी, और इंटरवल के अंदर जो तीनों प्रॉपर्टीज है
नॉमिनल, ऑर्डिनल प्लस इंटरवल, वो सारी आपकी रेशियो स्केल के अंदर आएंगी। ठीक है, तो रेशियो के अंदर इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टीज होती है और इसकी एक खासियत है ट्रू जीरो, यानी यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू आएगी वो हकीकत में जीरो के माना में लिया जाएगा। ठीक है, the numeral has qualities of real number can be added subtraction etc। तो रेशियो स्केल के अंदर जो है हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, माइनस प्लस, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, इस तरीके के जो भी मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज होते हैं वो सारे जो है रेशियो स्केल के अंदर यूज होते हैं। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टेक्निक को नहीं यूज करता बल्कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करता है। और पैरामेट्रिक किसके अंदर यूज किए जाते हैं? आपके क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है यूज किए जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपकी जो 4 स्केल है, ठीक है, एक है आपका नॉमिनल और एक है आपका ऑर्डिनल, यानी शुरुआत वाले जो दोनों है इसके दोनों के अंदर जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक मींस यानी ये दोनों जो है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपका है इंटरवल और इसी तरीके से है रेशियो। ये दो स्किल ऐसे हैं जो किसके अंदर यूज होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है यूज किए जाते हैं। तो ये अगर आप लोग कंफ्यूज थे इस चीज के बारे में तो इसको जरूर आप नोट करें। ठीक है, आगे भी आपको इससे काफी मदद मिल जाएगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको एलिमिनेट करके ऑप्शन ले सकते हो। चलिए, यूजीसी गाइडलाइन ऑन प्लेगरिज्म। ठीक है, यूजीसी के प्लेगरिज्म पे जो गाइडलाइन है, कितने परसेंट टेक्स्ट की सिमिलैरिटी अगर आपको मिलती है तो उसमें पेनाल्टी इनवाइट नहीं होगी, यानी उस पर आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो ये है आपका 10%। 10% अगर आपके थीसिस में सिमिलैरिटी मिलती है, यानी 10% तक आपने किसी दूसरे के कामों को चोरी किया हुआ है, तो उस पर आपको क्या है, उस सूरत में पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। उससे ज्यादा अगर आप होगा तो उसके बाकायदा लेवल बने हुए हैं, इस चीज को भी आपने पढ़ा है। ट्राइंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ रिसर्च, ये किसके जरिए अडॉप्ट किया गया? देखिए सिंपल सी बात है, एनटीए ने इसका आंसर दोनों दिया, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों दिया है, बट मेरे हिसाब से जो है इसका सही आंसर होना चाहिए क्वालिटेटिव। ट्राइंगुलेशन मींस क्या है कि जहां पर डिफरेंट तरीके के मेथड को यूज किया जाता है रिसर्च को करने के लिए। तो ट्राइंगुलेशन में अगर आप क्वालिटेटिव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्वालिटेटिव में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, फिनोमिना करते हैं, ठीक है, नरेटिव स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं, इनडेप्थ स्टडी करते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव है जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों मानकर चलो, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। चलिए, कह रहे हैं कि सैंपलिंग इन विच सैंपलिंग यूनिट्स आर सिलेक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट और बाय इंस्टीट्यूशन और ओपिनियन ऑफ रिसर्चर हिमसेल्फ इज नोन एज। अभी ये वही है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। करिए वो सैंपलिंग जिसमें सिंपल यूनिट जो है सब कुछ एक्सपर्ट के एडवाइस पे या इंस्टीट्यूशन या रिसर्चर या खुद रिसर्चर के जो है ओपिनियन से के एडवाइस पर सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी सैंपलिंग है? तो सिंपल सी बात है, वो आपकी जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल का मतलब ही यही होता है कि जहां पर आप चीजों को जज करके, उनको परख के, उनके अंदर की चीजों को देखकर आप क्या करते हो, सैंपल को सिलेक्ट करते हो। तो जजमेंट कौन करेगा? एक्सपर्ट करेगा, रिसर्चर करेगा। ठीक है, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, a teacher want to assign a group project where student work collaboratively online, track their progress and leave comment on each other's work। तो कौन से फॉलोइंग टूल या सॉफ्टवेयर जो है इस टास्क के लिए अप्रोप्रिएट होंगे? यानी एक टीचर जो है एक ग्रुप प्रोजेक्ट जो है बच्चों को असाइन करना चाहता है, जहां स्टूडेंट जो है ऑनलाइन मिलजुल कर काम करें, उनकी प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक करना चाहता है और एक दूसरे के कामों पर वो कमेंट छोड़ना चाहता है। तो उसके लिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल करेगा? तो आपको मालूम है कि टर्निटिन जो है ये प्लेगरिज्म को चेक करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसके अंदर ये तो आएगा नहीं, तो इसको हमें यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन ए को हमने यहाँ से हटाया, यहाँ से हमने हटाया। ठीक है, और क्विज में जो है क्या बनता है, क्विज बनता है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना। तो सी को हमने हटा दिया, तो ऑप्शन सी निकल के आ गया। तो बी एंड डी ये ऐसे टूल या एप्स है जिनको यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड अप्लाई टू फील्ड रिसर्च? देखिए फील्ड रिसर्च ये सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किसके अंदर जाता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर है या क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर है? तो फील्ड रिसर्च जो है ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। ठीक है,
तो जैसे फील्ड रिसर्च को सम टाइम क्या बोल दिया जाता है, ग्राउंड थ्योरी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ग्राउंड थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि पहले हम ग्राउंड से जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है एक थ्योरी हम जनरेट कर देते हैं। तो कौन सी टाइप इसके अंदर अप्लाई होगी, क्या डॉक्यूमेंट का एनालिसिस होगा, या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का एनालिसिस है, या स्मॉल ग्रुप स्टडी है, रैंडम बिहेवियर की प्ले एंड रोल एनालिसिस होगा? नहीं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के मेन फ्यूचर है पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है हर एक बंदे का जो है हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, चाहे हमें फोकस ग्रुप करना हो, चाहे हमें ग्राउंडेड थ्योरी करना हो, चाहे हमें फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च करना हो, ठीक है, या किसी के फिनोमिना के बारे में जानना हो, तो हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है, चीजें आपको समझ में आती है, तो आप लोग अपना प्रीशियस फीडबैक जरूर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।